नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम अच्छी तरह से डील करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आसानी से समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के विपरीत ही होती है। समझते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अच्छी तरह से। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम सबसे पहले अच्छी तरह से डील करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन आपका सही होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है? जैसे कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है और ये इसके सेल हैं, ये इसकी कक्षाएं हैं। ये परमाणु है, ये इसकी कक्षाएं है। ये आउटर मोस्ट सेल है, बाह्य कक्षा सेल है, बैलेंस सेल बोलते हैं, जिसको संयोजी कोष कहते हैं। अगर इस संयोजी कोष में कोई इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाए, तो इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो एनर्जी मुक्त होती है, उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही, ऊर्जा मुक्त होती है ना, ऊर्जा, उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर से देखना, कोई एटम है, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही जुड़ेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी। उस बाहर निकलने वाली ऊर्जा को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। इस क्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है और उस बाहर निकलने वाली ऊष्मा को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है। किसी विलगित गैसीय परमाणु, यानी जो एटम है वो आइसोलेट होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु की गैसीय स्टेज में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम व्यक्त करते हैं इलेक्ट्रोवोल्ट प्रति एटम या किलोजूल प्रति मोल से भी लिखते हैं, है ना। एक मोल इलेक्ट्रॉनों के ऐड होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा या इलेक्ट्रोवोल्ट प्रति एटम से भी दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता को। परिभाषा साधारण सी है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे कोई एटम है, ये ए गैसीय स्टेज में है ना, न्यूट्रल है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अगर इस एटम में हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बनता है ए माइनस बनेगा, और इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच तो हम कहते हैं एंथैल्पी को, डेल्टा एच कहते हैं एंथैल्पी को, और ये ईजी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम होती है, केवल और केवल इनमें साइन का अंतर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। बस इतना हमें याद रखना है, यहां से ही हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझ में आ जाएगी। अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना ही याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव में है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होती है। ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय जो एनर्जी मुक्त हुई वो एनर्जी है जैसे 10 किलो जूल प्रति मोल। 10 किलो जूल प्रति मोल ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान हमने निकाला है 10 किलो जूल प्रति मोल। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ईजी का मान कितना होगा? -10 किलो जूल
प्रति मोल, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इस पूरी प्रोसेस में जो एंथैल्पी में परिवर्तन आया है वो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में केवल और केवल साइन का अंतर होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। बता सकते हो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। फिर समझते हैं, ध्यान देना, ये जैसे कोई एटम है, ये कोई एटम है ना, गैसीय स्टेज में है। अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव में बनेगा। इस नेगेटिव में बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमने ऐड किया है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता हमेशा धनात्मक, जनरली नॉर्मल तौर पर कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली पॉजिटिव होती है। अब देखो, प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे तो हम प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। अगर हम इस नेगेटिव के अंदर और इलेक्ट्रॉन जोड़ें, यहां पर और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहां पर ध्यान देना, ये नेगेटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इसमें ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो किसे कहते हैं, प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, जो हमें प्राप्त हो रही है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन यहां तो प्राप्त थोड़ी होगी, यहां अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी हमें यहां पर ऊर्जा देनी पड़ती है। कहने का मतलब, अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि हमने ऊर्जा दी है। इस प्रक्रम में ऊर्जा दी है ना भाई। इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव को नेगेटिव के पास में जोड़ने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो यहां जो हमने एनर्जी दी है उसे द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान ऑलवेज ऋणात्मक होता है। ऑलवेज ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा कैसा होता है, इसका मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, पॉजिटिव। जनरली सामान्य तौर पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो धनात्मक, है ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव। और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलवेज ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है वो धनात्मक, और द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है वो ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया होगा भाई। पहला इलेक्ट्रॉन तो एक न्यूट्रल एटम में जोड़ते हैं, उदासीन परमाणु में जोड़ते हैं, तो उदासीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आयन में जोड़ेंगे तो नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, तो यहां पर हमें एनर्जी देनी होगी, है ना। एनर्जी दे रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक हो गई ना भाई, हम दे रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो पॉजिटिव हो गई भाई, इस क्रिया में ऊर्जा में तो वृद्धि हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो धनात्मक। तो आपको इतना सा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर धनात्मक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। याद रखना, अगर हम इन दोनों रिएक्शनों, याद रखना है, अगर ये मान धनात्मक है, जैसे 10 इलेक्ट्रोवोल्ट धनात्मक है,
तो ये मान कैसा होगा, ऋणात्मक। याद रखना इससे ज्यादा ऋणात्मक होगा ये। अगर ये 10 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो ये 16 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब नेगेटिव में ज्यादा होगी इसके एफिनिटी। भाई यहां पर जितनी ऊर्जा रिलीज होती है उससे ज्यादा ऊर्जा अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो हमें खर्च करनी होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ध्यान देना अच्छी तरह से, ध्यान देना। जैसे मैंने यहां लिखा ऑक्सीजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और बनाया O नेगेटिव, तो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कैसा होगा, पॉजिटिव में 168 किलो जूल प्रति मोल। समझना इसको, ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मुक्त होने वाली ऊर्जा है। अगर हम इसके अंदर दूसरा और इलेक्ट्रॉन जोड़े, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, O2 नेगेटिव। तो इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रक्रम के अंदर जो ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो होगी माइनस 978.6 किलो जूल प्रति मोल के लगभग, है ना, प्रति मोल के लगभग। माइनस 978.6 माइनस, एक मिनट थोड़ा सा सॉरी इसमें, माइनस 912.7 किलो जूल पर मोल। अब समझना, प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना भाई। ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। भाई उसमें इस प्रोसेस के अंदर तो निकल गई, इसलिए इस प्रोसेस की दृष्टि से तो नेगेटिव मान हो गया, लेकिन हमारी दृष्टि से तो पॉजिटिव हो गया। तो जो हमारे लिए होगा वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो रिएक्शन के लिए होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इन दोनों का योग देखते हैं, है ना, तो ये हो गया O, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, O ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाता है O2 नेगेटिव। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर हम टोटल देखेंगे तो एनर्जी का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा ना, ठीक है। तो अगर हम इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं तो इसके लिए जैसे 168 घटा देंगे तो लगभग 700 और कुछ है ना, लगभग 790 किलो जूल पर मोल के लगभग बता रहा हूं, एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो घटा के, है ना। तो इस पूरी रिएक्शन को अगर हम देखें तो इस पूरी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, इन दोनों का योग है वो 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम, 0 से कम। याद रखना 0 से कम हो गया ना भाई, नेगेटिव में आ गया, 0 से कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 से कम। अगर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें तो वो 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, क्योंकि इस क्रिया के रिएक्शन की दृष्टि से देखेंगे तो इस रिएक्शन में ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, ऊर्जा प्राप्त की गई है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। अगर इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बदलेंगे तो साइन नेगेटिव, है ना। तो याद रखना प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान होता है वो पॉजिटिव में, द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान नेगेटिव में, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो हमेशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के विपरीत होती है। यानी साइन, इनकी जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है वो तो सेम होगी, लेकिन इनका साइन होगा वो नेगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आसानी से समझ में आ जाएगी अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे, समझोगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार, है ना। अगर किसी परमाणु का आकार बड़ा है, अगर परमाणु का आकार बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो मुक्त होने वाली ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा एटॉमिक साइज के व्युत्क्रम होती है परमाणु
आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसका परमाणु आकार ज्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा। दूसरा हम देखें परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जानते होंगे क्या होता है परिरक्षण प्रभाव, ये डी ब्लॉक में हमने अच्छी तरह से डील किया था। परिरक्षण प्रभाव यानी अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अगर परिरक्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो परिरक्षण प्रभाव के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटेगा। तीसरा हम देखें जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। अगर नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानुपाती होती है जेड इफेक्ट के। अभी इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे हम इन सभी के। अभी तो हम इतना सा देख रहे हैं कि परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम होगा, और जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, यानी अर्ध भरे हुए और पूरे भरे हुए उपकोषों का स्थायित्व। अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो देखो जैसे पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एफ में डी में 5 और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो अर्धपूर्ण विन्यास होता है। अर्धपूर्ण विन्यास यानी हम जानते हैं पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो आधा भरा हुआ उपकोष है, अधिक स्टेबल है। इसी प्रकार से पूर्ण पूरित यानी पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ये पूर्ण पूरित विन्यास है। पूर्ण पूरित पूरा भरा हुआ विन्यास है, ये और भी ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान होता है वो 0 होगा। अगर किसी एटम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0 होती है, इसकी भी बहुत कम होगी क्योंकि स्टेबल है, स्थायी है। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी हो जाऊं, ठीक है। तो ये 4-5 कारक है जो हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो हमने लिखा, समझना इसको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमने आवर्त सेकंड के एटम लिखे। और आवर्त थर्ड में हम देखें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड और थर्ड आवर्त के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो स्टेबल है, अष्टकपूर्ण है, अष्टकपूर्ण स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है। क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इनका देखें तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इनका देखें तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो जिसका अष्टक पूरा होता है उसका तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? 0। जिसका पूरा भरा हुआ उपकोष है उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग 0। यहाँ पे लगभग आएगा क्योंकि इसमें आउटर मतलब सेल रिक्त होती है, लगभग 0। और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है, बहुत कम, है ना। अब देखो अगर हम आवर्त सारणी के सेकंड और थर्ड तत्वों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्रम में अरेंज करें तो क्या होगा?
सबसे कम इस आवर्त सेकंड की बात करें तो सबसे कम किसकी, नियोन की, इससे ज्यादा बेरिलियम की, इससे ज्यादा नाइट्रोजन की। अभी देखा हमने इनका, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। फिर हम क्रम से उतार देते हैं, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अपने आवर्त में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन परिवार के तत्वों की होती है। इसी प्रकार से आवर्त थर्ड की बात करें हम तो सबसे कम आर्गन की, फिर मैग्नीशियम की, फिर फास्फोरस की, फिर सोडियम की, सोडियम के बाद में एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, सल्फर की और क्लोरीन की। इसकी क्लोरीन की, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम है। अगर हम सेकंड आवर्त और थर्ड आवर्त की तुलना करें, इन दोनों की तुलना करते हैं तो सेकंड आवर्त के तत्वों की अपेक्षा थर्ड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होती है, क्योंकि जो सेकंड आवर्त के तत्व हैं, जैसे हम फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करें, समझना इसको, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। अगर हम आवर्त सेकंड और आवर्त थर्ड की बात करें तो थर्ड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होता है। रीजन क्या है इसका, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का आकार तो छोटा होता है, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो अधिक होता है। आकार छोटा है ना, तो इसमें ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन उतनी प्रबलता से नहीं अट्रैक्ट होता है जितना कि क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से इस पर ऐड हो जाता है। तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की। यानी सेकंड आवर्त के तत्वों की अपेक्षा थर्ड आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होता है। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की होती है। और हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है क्लोरीन की। आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो आप ये ऑर्डर याद रखोगे, आसानी से बता दोगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बार बार पूछा जाता है। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आया है तो। फिर मिलते हैं।